ऑल राइट, तो आज का टॉपिक है आपका नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 1987 में। ठीक है, 1987 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जिसे हम नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कहते हैं। नाम श्योर आप लोगों को पता होगा, एड्स क्या है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक ऐसे तरह का डेफिशिएंसी सिंड्रोम जिसमें हमारी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, और जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन के प्रोन हो जाते हैं, ससेप्टिबल हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो जाता है किसी भी तरह के इन्फेक्शन को कैच करने का। ठीक है, तो अब इस पूरे यूनिट में आपको ये पढ़ना है कि HIV एड्स होता क्या है, आपको समझ में आ जाएगा, और नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में क्या क्या स्ट्रैटेजीज ली गई, माइलस्टोन्स क्या हैं उसके, और एम्स ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहला तो मैंने अभी आपको बताया कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है एड्स, जिसमें आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। किसकी वजह से वीक हो जाती है? HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये वायरस जाके हमारी जो इम्यूनिटी है उस इम्यूनिटी की पावर को रिड्यूस कर देता है, और जिसकी वजह से हमें बहुत तरह के ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, उसी को बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और अगर बात करें कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा है, तो 4 मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो वेल रिकॉग्नाइज्ड हैं। सबसे पहला ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन उस पर्सन से जो ऑलरेडी HIV से इन्फेक्टेड है, या मेकिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद पर्सन हु इज ऑलरेडी इन्फेक्टेड विद HIV इन्फेक्शन, और infected pregnant mother to baby during pregnancy or delivery and as well as through breast feeding। 3 कंडीशन है मदर से बच्चे में HIV इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन का। या तो प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन के टाइम के बीच में ही उसको इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो जाएगा, और अगर तब तक ट्रांसमिट ना हुआ लकीली, तो कहीं ना कहीं डिलीवरी के टाइम पे भी चांस है कि ये इन्फेक्शन ट्रांसमिशन हो सकता है। अभी कुछ दिनों तक ये मिसकंसेप्शन था लोगों का कि ब्रेस्ट फीडिंग से ये इन्फेक्शन ट्रांसमिशन नहीं हो सकता, यानी कि HIV इन्फेक्टेड मदर ब्रेस्ट फीड करा सकती है, बट ऐसा नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग से भी HIV ट्रांसमिट होता है। क्लियर है। और लास्टली निडल स्टिक इंजरी। निडल स्टिक इंजरी आप सबको अच्छे से पता होगा, क्योंकि मेनली हेल्थ केयर वर्कर्स ही ज़्यादा प्रोन होते हैं निडल स्टिक इंजरी होने से, और उन्हीं को ज़्यादातर इस तरह के इन्फेक्शन होते हैं। ठीक है, हर साल बहुत सी नर्सेज ऐसी होती हैं जिनको HIV एड्स अफेक्ट करता है, और उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ठीक है, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें HIV एड्स की, तो 2007 और 2011 का हमारे पास डेटा है, जिसमें कि पीपल जो टोटली वर्ल्ड वाइड लिविंग थे HIV के साथ, वो 31.8 मिलियन थे 2007 में, जो कि बढ़कर 34.2 मिलियन हो गए हैं। लेकिन अगर नए इन्फेक्टेड केसेस की बात की जाए तो 2.7 मिलियन थे 2007 में, लेकिन 2.5 मिलियन हो गए 2011 में। ऑब्वियस सी बात है कि 2011 तक बहुत सारे मेथड्स लिए गए होंगे ट्रीटमेंट फैसिलिटी के, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें रिड्यूस हुई हैं। लेकिन अगर डेथ रेशियो की बात करें तो 2.1 मिलियन थे 2007 में, और 1.7 मिलियन हो गए किसमें, 2011 में। तो डेथ रेशियो भी आप देखो डिक्रीज हो रहा है, और नए केसेस का रेशियो भी डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम या किसी भी तरह के ऐसे प्रोग्राम वेल फंक्शनिंग कर रहे हैं, जिससे कि केसेस में मॉर्बिडिटी मोर्टालिटी रेट्स में कमी हो रही है। ठीक है, इंडियन सिनेरियो की बात की जाए तो इंडियन सिनेरियो में जब ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने लगी थी, तो 1986 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नेशनल एड्स कंट्रोल कमेटी बनाई। ठीक है, NAC, नेशनल एड्स कमेटी। और ये कमेटी किसके हेडेड थी? यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी से। ठीक है, जो इस चीज़ को देखती थी कि अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है, और लोगों की प्रॉपर चेकिंग करनी है, और ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है,
लेकिन फिर उसके बाद फाइनली जब देखा अब ये कंट्रोल नहीं कर सकता, तो 1987 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर 1987 में क्या, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम NACP, और जो मेनली 3 बातों पे फोकस करता था। सबसे पहला, इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ HIV एड्स, HIV एड्स की अवेयरनेस देनी है लोगों को कि कितना खतरनाक है, क्या क्या इसके सिम्टम्स हो सकते हैं और क्या क्या इसके 4 मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन हैं जिससे कि ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है, और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में पॉसिबल ट्रीटमेंट फैसिलिटी क्या है वो सब बताया गया। और दूसरा फोकस था स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड फॉर HIV, ब्लड सैंपल्स लिए जाएं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस में स्प्यूटम के सैंपल्स लिए जाते हैं टू डिटेक्ट ट्यूबरकुलोसिस, सेम हियर ब्लड सैंपलिंग की जाती है टू डिटेक्ट द HIV वायरस। ठीक है, तो ये नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर मैंडेटरी हो गया था। और टेस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल प्रैक्टिसिंग रिस्क बिहेवियर, ऐसे लोग जो रिस्क बिहेवियर प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके टेस्टिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। मेनली इसमें जो हाई रिस्क ग्रुप वाले लोग हैं, जैसे कि फीमेल सेक्स वर्कर्स और क्या कहते हैं पीडियाट्रिक चिल्ड्रंस, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, क्योंकि मेल जो सेक्स वर्कर्स हैं वो बहुत फ्रिक्वेंट चांसेस होते हैं इन्फेक्टेड लोगों के कांटेक्ट में आने के लिए, और जो पीडियाट्रिक होते हैं इनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, तो इनमें ज़्यादा हमें इन्वेस्टिगेशंस करना ज़रूरी था। ठीक है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फर्स्ट लॉन्च किया गया था 8th 5-year प्लान के अंडर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो, याद कर लो। ठीक है, 1992 से 1997 तक चला था नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फर्स्ट, जिसमें बहुत सारी स्ट्रेटजीज ली गई थी। ठीक है, तो किस इस तरह से है उसकी स्ट्रेटजी कि सबसे पहला तो हमें पता है कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम ये बात को दर्शाता है कि किसी भी तरह का कंप्लीट क्योर, कंप्लीट ट्रीटमेंट हमारे पास एड्स का अवेलेबल नहीं है। तो मेन ऑब्जेक्टिव था कि किसी भी तरह से स्लो डाउन किया जाए HIV एड्स के इन्फेक्शन को। कैसे? थ्रू क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस, जैसे मैंने अभी आपको बताया पहले, बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट, रिगार्डिंग मोड ऑफ ट्रांसमिशन, और इस तरह से इन्फेक्शन के चांसेस को कम किया जाए। जैसे अभी कोरोना वायरस का स्प्रेड हो रखा है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, तो वर्ल्ड वाइड क्या फैसिलिटी दी जा रही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, लोग अवॉइड करें कांटेक्ट एक दूसरे से, जिससे कि जो उसका स्प्रेड है वो क्या हो सके, रिड्यूस हो सके। ठीक है, तो फर्दर इसी चीज़ के लिए वर्ल्ड बैंक ने तकरीबन $84 मिलियन दिए, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने $1.5 मिलियन दिए। किस चीज़ के लिए? फॉर टेक्निकल असिस्टेंस, जिससे कि बहुत अच्छे तरीके से ड्रग सप्लाई, मेडिकल सप्लाई, ट्रीटमेंट सप्लाई, डायग्नोस्टिक पर्पजेस, सैम्पलिंग टेक्निक और मैन हेल्थ पावर को बजट मिल सके, इसलिए ये चीज़ें की गई। ठीक है, नेक्स्ट है इस प्रोग्राम में क्या क्या था कि स्ट्रेंथनिंग द प्रोग्राम मैनेजमेंट कैपेसिटी एट नेशनल एंड स्टेट लेवल। ये ध्यान रखना है आपको कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फर्स्ट में, NACP फर्स्ट में नेशनल और स्टेट लेवल पे प्रोग्राम मैनेजमेंट कैपेसिटी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग दी गई, यानी कि मैन पावर भी अच्छे से मिले, बजट भी अच्छे से मिले, जिससे कि वो प्रॉपरली रन कर सकें। और सर्विलांस एंड क्लिनिकल मैनेजमेंट, केसेस का बहुत ही बारीकी से हिस्ट्री कलेक्शन किया जाए, डिटेल्स कलेक्ट की जाएं, डायग्नोस्टिक किए जाएं, और जब डायग्नोस्टिक टेस्ट कंफर्म हो जाए तो उनको क्लिनिकल मैनेजमेंट भी दिया जाए। ठीक है, यानी कि जो भी पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो दिया जाए। इंश्योरिंग ब्लड सेफ्टी, ब्लड से ज़्यादा ट्रांसमिशन ज़्यादा हो रहा है तो ब्लड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाएँ। कंट्रोल ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ऑब्वियस सी बात है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी कंट्रोल की जाएं। ऐसी कंडीशंस में पब्लिक अवेयरनेस करानी है, कम्युनिटी सपोर्ट लेना है, लोगों को पूरी तरह से इसके बारे में अवेयर करना है और लोगों का सपोर्ट भी लेना है। फिर आता है आपका नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज सेकेंड, जो कब आया था? 1999 to 2006। ठीक है, ये एक तरह का 100% स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। ठीक है, इस स्पॉन्सर्ड स्कीम में 32 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज
को इंक्लूड किया गया था, जिसमें 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसमें मेनली अहमदाबाद, चेन्नई एंड मुंबई, जिसके द्वारा एड्स कंट्रोल सोसाइटीज़ बनाई गई। ठीक है, अहमदाबाद, चेन्नई, मुंबई, ये 3 जगह एड्स कंट्रोल सोसाइटीज़ बनाई गई, जो किसको चेक कर रही थी, किसके लिए इम्प्लीमेंटेशन कर रही थी सर्विसेज का, 32 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज के लिए। ठीक है, मेन की ऑब्जेक्टिव था इस नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज़ 2 का, वो ये था कि टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ HIV इन्फेक्शन इन इंडिया। ठीक है, बाय हुक और बाय क्रुक कैसे भी करके HIV इन्फेक्शन को रिड्यूस करना इंडिया में। और फिर उसके बाद में स्ट्रेंथन द इंडियाज़ कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड टू HIV एड्स ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस। ऑब्वियस सी बात है कि लॉन्ग टर्म बेसिस तक लोग रिस्पॉन्ड कर सकें, अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकें, तो उस चीज़ के अगेंस्ट भी काम करना किसके अंडर में था, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज़ 2। एम कौन कौन सी चीज़ों पे ये करता था, इसका एम था टू शिफ्ट द फोकस फ्रॉम रेजिंग अवेयरनेस टू चेंजिंग बिहेवियर थ्रू इंटरवेंशन। लोगों के बिहेवियर को इंटरवेंशन के थ्रू चेंज करना, यानी कि लोगों को ड्रामा दिखाना, स्किट दिखाना, जिसकी हेल्प से लोग ये अंडरस्टैंड कर सकें कि आखिर कितनी खतरनाक ये प्रॉब्लम है और कैसे कैसे ये स्प्रेड होती है, तो लोग अपने अंदर उस अवेयरनेस को ऐड करें और अपना बिहेवियर चेंज करें, जिससे कि इन्फेक्शन ट्रांसमिशन ना हो। टू सपोर्ट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ सर्विस डिलीवरी, जो सर्विस डिलीवरी हो रही है उसका डिसेंट्रलाइजेशन हो, यानी कि जहाँ से चीज़ें बन के आ रही हैं वो डायरेक्ट टारगेट पॉपुलेशन तक पहुँचनी चाहिए। ठीक है, टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स बाय इंकरेजिंग वॉलंटरी काउंसलिंग, टेस्टिंग एंड डिस्करेजिंग मैंडेटरी टेस्टिंग। ठीक है, क्या करना है कि ह्यूमन राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना है। अब एक ऐसी डिजीज़ कंडीशन है, आपने पहले भी सुना होगा इसके बारे में, कि किसी को HIV एड्स हो गया है तो जॉब से निकाल दिया गया है या उसे उसके काम से निकाल दिया गया है। तो ऐसी चीज़ों के लिए, या लोग सुसाइड कर लेते हैं अगर उन्हें ऐसा पता चलता है, तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया गया कि वॉलंटरी काउंसलिंग उनको प्रोवाइड की जाए, उनकी टेस्टिंग की जाए, और जो मैंडेटरी टेस्टिंग है, ऐसी टेस्टिंग है जो बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट हैं, उनको डिस्करेज कर दिया जाए। ठीक है, उन्हें यूज़ ना किया जाए। टू सपोर्ट स्ट्रक्चर्ड एंड एविडेंस बेस्ड एनुअल रिव्यू एंड ऑनगोइंग ऑपरेशनल रिसर्च। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट था इस प्रोग्राम में, ये पहले फेज़ फर्स्ट में नहीं था। सेकेंड में ये ऐड किया गया कि हमें रिसर्च भी करना है एक प्रॉपर तरीके से, स्ट्रक्चर्ड एंड एविडेंस बेस्ड, कि किस तरह से ये डिजीज़ स्प्रेड हो रही है, ये डिसऑर्डर फैल रहा है लोगों में, लोग कैसे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट मेथड यूज़फुल आ रहे हैं, एक्सपेक्टेड आउटकम्स कितने हैं, मॉर्बिडिटी रेट क्या है, मोर्टालिटी रेट कितना है। ठीक है, इन्फेंट्स कितने अफेक्टेड हो रहे हैं, मेल कितने अफेक्टेड हो रहे हैं, ऐसे वाली रिसर्च करके फाइंड आउट करना। रिसर्च हेल्प करेगी आगे डेफिनेटली कि और बेटर अच्छे तरीके से हम ट्रीटमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, टू इनकरेज द मैनेजमेंट रिफॉर्म। ठीक है, मैनेजमेंट रिफॉर्म्स को इनकरेज करना, जैसे सच एज बेटर मैनेज्ड स्टेट लेवल एड्स कंट्रोल सोसाइटीज, इम्प्रूव ड्रग एंड इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस। ठीक है, जो भी अवेलेबल ड्रग्स थी, ठीक है, जो अवेलेबल ड्रग्स हैं या इक्विपमेंट्स हैं उनकी फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाए, किसके थ्रू, मैनेजमेंट के थ्रू। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखी गई। फिर नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की स्ट्रेटजीज़ क्या हैं सेकेंड फेज़ की, मेनली 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, सर्विलांस, प्रिवेंशन एंड केयर। सर्विलांस में एविडेंस बेस्ड प्लानिंग की जाएगी, मतलब सबूत होने चाहिए पक्के। ठीक है, एनुअल सेंसियल सर्विलांस। ठीक है, पूरी तरह से लोगों का एनुअली 1-1 साल पे चेकिंग की जाए, सर्विलांस किया जाए, केसेस का फाइंड आउट किया जाए। ठीक है, एड्स के केस डिटेक्शन किए जाएँ, मैपिंग किया जाए हाई रिस्क ग्रुप, यानी कि अगर 10-5 तरह के ग्रुप ऐड करके उनका रिसर्च हो गया है तो उसमें से हमें सर्च करके निकालना है कि उसमें से हाई रिस्क वाले लोग क्या हैं, और बिहेवियरल सर्विलांस, लोगों का बिहेवियर किस तरह से है अगेंस्ट HIV और HIV ट्रीटमेंट, वो भी पता लगाना। फिर उसके बाद में प्रिवेंशन में 2 तरह के प्रिवेंशन ऐड किए गए, हाई रिस्क पॉपुलेशन एंड लो रिस्क पॉपुलेशन। ठीक है, 1 मिनट।
हाई रिस्क पॉपुलेशन एंड लो रिस्क पॉपुलेशन, ठीक है। हाई रिस्क पॉपुलेशन में सबसे पहले हम देखते हैं टारगेटेड इंटरवेंशंस, प्लान करके इंटरवेंशंस ली गई, मतलब स्ट्रिक्ट, यानी कि हमें पता है हाई रिस्क पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा उनको चांस है कि उनकी डेथ होने के चांसेस भी हो सकते हैं, तो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो बिल्कुल फोकस्ड वेल ऑर्गेनाइज गाइडलाइन के साथ उनके साथ ट्रीटमेंट करना था। एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का ट्रीटमेंट करना, कॉन्डोम प्रमोशन कर दिया, ठीक है। इंटर सेक्टोरल कोलैबोरेशन, यानी कि बिटवीन जितने भी आपके सीएचसी पीएचसी सेंटर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, सब लोगों का कोलैबोरेशन कर दिया कि हाँ आप सब लोग भी ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो, ठीक है। बिटवीन पब्लिक प्राइवेट एंड वॉलंटरी सेक्टर्स, वही मैंने अभी आपको बता दिया कि जितने भी सीएचसी पीएचसी सेंटर्स हैं वो, और साथ के साथ जो पब्लिक एरियाज़ में वर्किंग हैं या कोई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब लोग प्रॉपर फंक्शन करें अगेंस्ट एचआईवी इन्फेक्शन ट्रांसमिशन। एंड ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ के लिए भी वर्क करें। ट्रेनिंग ऑफ मेडिकल एंड पैरामेडिकल पार्टनर्स, जितने भी मेडिकल और पैरामेडिकल पार्टनर्स हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की जाए कि आखिर किस तरह से ये इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, हम खुद को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और जो पेशेंट हमारे पास आया उसको किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लो रिस्क पॉपुलेशन की। तो लो रिस्क पॉपुलेशन में सबसे पहले तो हॉलिस्टिक आईईसी एंड सोशल मोबिलाइजेशन, ठीक है। प्रॉपर पेशेंट्स को देखना है, हॉलिस्टिक उनकी केयर प्रोवाइड करनी है, ठीक है। ब्लड सेफ्टी मेंटेन करके रखनी है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऐसे वाले टास्क नहीं करने हैं। वॉलंटरी काउंसलिंग एंड टेस्टिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है लोगों को। एड्स वैक्सीन इनिशिएटिव करनी है, एड्स वैक्सीन इनिशिएशन स्टार्ट हो चुका था, ठीक है, वो इनिशिएशन करना था। सेंसिटाइजिंग यंग एडल्ट्स को अवेयर करना, उन्हें सेंसिटाइज करना, ठीक। वर्क प्लेस इंटरवेंशंस, वर्क प्लेस पे लोगों को इंटरवेंशंस दी जाएं कि जहाँ पे वो लोग हैं वहीं पे उन लोगों को प्रॉपर फैसिलिटीज़, अवेयरनेस और सारी चीज़ें दी जाएं, और अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उससे रिगार्डिंग देखा जाए। केयर की बात कर ले तो लो कॉस्ट केयर एंड सपोर्ट, इतनी ऐसी मेंटेन करनी है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ज़्यादा हाई कॉस्ट हम केयर नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं इसके अंडर में, प्रिवेंशन एंड पेरिनेटल एचआईवी ट्रांसमिशन। तभी मैंने बताया था कि प्रेग्नेंट मदर से बेबी में ट्रांसमिशन हो सकता है, तो इसलिए उसका प्रिवेंशन करना। एचआईवी रिलेटेड टीबी का मैनेजमेंट करना, ठीक है। एचआईवी इम्यूनिटी डाउन है तो ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो हमें ध्यान रखना है। तो और फिर दूसरा है ट्रीटमेंट ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन वो इन्फेक्शंस होते हैं जब इम्यूनिटी हमारी वीक होती है और वो एक तरह अपॉर्चुनिटी मिल जाती है हमारी बॉडी के अगेंस्ट अपना एक्शन दिखाने की, किसको, इन्फेक्शन को, ठीक है। पायलटिंग एआरटी, एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट थेरेपी तब तक लॉन्च नहीं की गई थी, लेकिन उसका पायलट प्रोजेक्ट चल रहा था, लोगों के ऊपर टेस्ट किए जा रहे थे कि ये चीज़ फंक्शनलाइज्ड है या नहीं है, इफ़ेक्टिव है या नहीं है, तो उसके लिए वो पायलट प्रोजेक्ट चल रहा था। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, अगर किसी को एक्सपोजर हो गया है, मान लो किसी को पेशेंट के साथ वर्क कर रहा है, इन्फेक्टेड पेशेंट के साथ, और आपको नेडल स्टिक इंजरी हो गई है, तो उसके बाद आपको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस दिया जाएगा। वो फैसिलिटी भी इसके अंदर ऐड की गई थी और कम्युनिटी केयर सेंटर्स भी ऐड कर दिए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज 3 2007 टू 2012। ये मेनली प्रोवाइड करता था हाल्टिंग एंड रिवर्सिंग दी HIV एड्स एपिडेमिक ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है। जितने भी नेक्स्ट 5 ईयर्स में आने वाले हमारे केसेस हैं उनको रोक के रखना, उन एपिडेमिक्स को कैसे, बाय प्रिवेंशन एंड केयर, सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स। ये 4 कंपोनेंट हैं, प्रिवेंशन करना, केयर करना, सपोर्ट करना एंड ट्रीटमेंट प्रोग्राम से, ठीक है। इट हैज़ set itself an ambitious time frame in proposing to achieve the target of halting and reversing its HIV epidemic by 2012। तो ये उनका टारगेट ईयर था कि 2007 से लेकर 2012 के बीच में हमें ये 5 साल के अंदर अंदर हमें इसको कंट्रोल करके रख लेना है, किसको, HIV एड्स को। इसके अंदर 4 मेन ऑब्जेक्टिव से, प्रिवेंशन ऑफ न्यू इन्फेक्शन, कोई भी नए इन्फेक्शन केसेस आ रहे हैं तो उनको रोक के रखना, ठीक है। या लोगों को क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन ऑफ पीपल
लिविंग विथ HIV रिसीव, जो ऐसे लोग जिनको केयर सपोर्ट और ट्रीटमेंट मिल जाए जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं उनके लिए। फिर उसके बाद में है जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल पे वर्किंग हैं तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम और ह्यूमन रिसोर्सेज को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना बाय बजट, बाय वर्कमैनशिप, बाय ह्यूमन रिसोर्सेज, वो सब चीज़ें प्रोवाइड कराना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? NACP 3rd की। ठीक है, और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम भी ऐड कर दिया गया इस प्रोग्राम से, जिससे कि पूरे नेशन वाइड लोगों को इसके बारे में पता चल सके कि क्या है प्रॉब्लम। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ न्यू इन्फेक्शन, सैचुरेशन ऑफ कवरेज ऑफ हाई रिस्क ग्रुप एंड टारगेटेड इंटरवेंशंस। ठीक है, क्या क्या सर्विसेज थी प्रिवेंटिंग का? प्रमोटिंग कॉन्डोम यूज़ करना है, STI सर्विसेज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करना, निडल, सिरिंजेस एंड सब्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट